नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का एनालिसिस, जो कि है हमारे CAPF AC 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ था। इस वीडियो के अंदर हम जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चंस आए थे, इन सब क्वेश्चंस के सोर्सेज फाइंड करेंगे कि ये क्वेश्चंस बेसिकली कहाँ से यूपीएससी ने फ्रेम करे थे, ठीक है, और इनका एनालिसिस करेंगे और फर्दर आगे बात करेंगे कैसे आपको ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है आगे वाले एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो टोटल हमारे 16 क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी में। जी हाँ, जिसमें से अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे करीब 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं, और एनवायरनमेंट प्लस डायनेमिक पोर्शन जो है, डायनेमिक पोर्शन जिसमें आपका थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ये सब मिला के आपके टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे IPCC वगैरह जो क्वेश्चंस हैं और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो सब भी एक तरह से ज्योग्राफी के अंदर ही हैं, क्योंकि उन्हें बेटर की ज्योग्राफी के अंदर ही डाल के उन्हें प्रिपेयर कर लें, बजाय इसके ही करंट अफेयर में डालें और फिर वो कभी बाद में प्रिपेयर ही ना हो। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करूँ तो 16 क्वेश्चन लमसम ज्योग्राफी के अंदर है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है द टाइम एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एग्जैक्टली 12 आवर्स फ्रॉम द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वन ट्रेवल्स वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर ये प्राइम मेरिडियन है हमारा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है तो यहाँ से अगर आप वेस्टवर्ड जाओ या ईस्टवर्ड जाओ, 12 आवर का ही जो है हमारा डिफरेंस होता है, जो कि पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखो इसने क्या बोला है, अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेंसडे वंस द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड। अब देखो ये वाला जो इंटरनेशनल डेट लाइन वाला क्वेश्चन है ना, पहली बात तो ये रिपीटेडली पूछा गया है यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर। इनफैक्ट जो हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लीज़ देख लेना, उनका आई बटन में लिंक भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। उसमें भी हमने जो इंटरनेशनल डेट लाइन वाले जो क्वेश्चन है वो हमने एक्सटेंसिवली कवर किए थे और उसमें हमने अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब देखो इंटरनेशनल डेट लाइन से क्वेश्चन हमारा एनडीए के अंदर ही पूछ रखा है, CAPF के अंदर ही पूछ रखा है, इनफैक्ट 2024 में ही पूछ रखा है CAPF के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसे समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें थंब रूल आप याद रखो। जैसे ये इंटरनेशनल डेट लाइन है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2 थंब रूल हैं। इसमें अगर आप यू विल मूव ईस्टवर्ड, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप जाते हो, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया हमारा बीच का, ठीक है, ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हमारा हो गया ईस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ईस्टवर्ड अगर आप जा रहे हो, यानी कि ईस्ट की तरफ जा रहे हो आप ऐसे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो आप, तब क्या होगा, यू विल गो बैक 1 डे, यानी कि आपका एक दिन घट जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर आप ट्यूसडे थे यहाँ पे और अब अगर आप यहाँ पे गए तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, क्योंकि एक दिन घट गया। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही होगा कि मूव वेस्टवर्ड, यानी कि अगर आप ईस्ट से, ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट से अगर आप वेस्ट आ रहे हो, ठीक है, ये हमारा वेस्ट है, यानी कि आप वेस्टवर्ड मूव कर रहे हो, ईस्ट से वेस्ट आ रहे हो यहाँ पे अगर आप, तो आपका जो दिन है वो एक दिन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे मेरा ट्यूसडे था तो मेरे यहाँ पे वेंसडे होगा, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, देखो इसने क्या बोला है, अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे, यानी कि क्या मूव कर रहा है, वो ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। विल काउंट द डे एज वेंसडे, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वेंसडे क्यों करेगा वो, यहाँ पे तो हमने जो रूल पढ़ा है ये देखो क्या पढ़ा है, अगर आप ईस्टवर्ड जाते हो तो गो बैक 1 डे, यानी कि ट्यूसडे था ईस्टवर्ड गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका मंडे होना चाहिए था, ठीक है, ना कि वेंसडे, यहाँ पे उसका मंडे होना चाहिए था, तब जाके स्टेटमेंट सही होती है, ठीक है। इसलिए पहली ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेशनल डेट लाइन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है बच्चों को, तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करो, मेरा ये सेशन रहेगा, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे मैंने ज्योग्राफी की सीरीज चलाई थी उसमें हमने बताया भी था कि जो हमारी क्लास 11th की जो NCERT है, क्लास 11th की जो NCERT है, एक हमारी प्रैक्टिकल वर्क वाली NCERT है, प्रैक्टिकल वर्क वाली NCERT है क्लास 11th की, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल डेट लाइन और प्राइम मेरिडियन इन दोनों के कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं अच्छे से, ठीक है। बाकी अगर आपको ये बुक नहीं पढ़नी तो बेटर है कि कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लो आप, ठीक है, यूट्यूब वीडियो वगैरह पकड़ लो, उसमें भी बहुत अच्छे समझा रखा है। इनफैक्ट हमारे भी किसी, अब ये ज्योग्राफी सीरीज़ में जाओगे तो उसमें भी हमने बहुत एक्सटेंसिवली इस पर बात कर रखी है, ठीक है। तो खैर इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉल्ट वेदरिंग। अब ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्ट वेदरिंग से पूछा इसने, तो इसका दोस्तों जो डायरेक्ट सोर्स है बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन तो हमें क्लास 11th की NCERT के अंदर देखने को नहीं मिला है, बट हाँ हमें कुछ सारे कंसेप्ट्स मिले हैं यहाँ पे। अगर हम इसमें बात करें, देखो पहली स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है, सॉल्ट्स इन रॉक्स एक्सपांड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड। तीसरी स्टेटमेंट इसने बोली है सॉल्ट वेदरिंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये गलत बात है दोस्तों, हमारे NCERT में अगर आप आओगे, क्लास 11th की जो NCERT है, कौन सी हमारी फिजिकल वाली, ठीक है, एक तो 2 NCERT है ना हमारे क्लास 11th के अंदर, एक फिजिकल है और एक इंडिया वाली जो है, मैं फिजिकल के वालों की बात कर रहा हूँ। क्लास 11th की जो फिजिकल वाली NCERT है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर, तो उसमें अगर आप आओगे तो ये देखोगे आप, दिस हैज़ ऑलरेडी बीन
explained under the physical weathering process of unloading, thermal contradiction and expansion of salt weathering. तो सॉल्ट वेदरिंग जो बेसिकली होता है हमारा किसकी वजह से होता है, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस की वजह से होता है, ना कि केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से होता है। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारी दोस्तों इनकरेक्ट होगी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट अगर इनकरेक्ट होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो दो स्टेटमेंट है हमें एक्जैक्टली डिटो लाइन टू लाइन नहीं देखने को मिलते। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट आर कैटेगराइज एज रैपिड मूवमेंट। इनमें से कौन सी जो मास मूवमेंट है ये रैपिड मूवमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है, ये आपको पूछ लिया इसने। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो 2 और 4 यानी कि जो मड फ्लो है और जो स्लम्प है, ये दोनों जो होती हैं हमारी, ये रैपिड मूवमेंट के अंदर आती है। अगेन इसमें भी अगर आप जाओगे तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की, पेज नंबर 50 पे जाओगे आप, तो ये मास मूवमेंट वाला जो टॉपिक है इसे अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लमसम आइडिया मिल जाएगा। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब वीडियो या फिर जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो हमारा सॉलिफ्लुक्शन होता है ये हमारा क्या होता है, ये स्लो टाइप मास मूवमेंट होता है। ठीक है, तो सॉलिफ्लुक्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या इसने बोला है कि भैया स्लम्प बता दो। अब बेडरॉक स्लम्प जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऐसा मूवमेंट होता है जो कि हमारा रैपिड होता है। ठीक है, तो इसको स्लम्प हमारा हो जाएगा। और ऐसी जो हमारा मड फ्लो होता है, मड फ्लो भी हमारा फास्ट मूवमेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए 2 और 4 जो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्ट्रेटोवोल्केनो आर करेक्ट। स्ट्रेटोवोल्केनो से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया ये। अब देखो स्ट्रेटोवोल्केनो और जो वोल्केनिज वाला जो चैप्टर होता है, ये मतलब एक ऐसा चैप्टर होता है जो मान के चलते हैं कि एस्पिरेंट प्रिपेयर करते ही हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियो से करें कहीं भी करें। ठीक है, क्योंकि वोल्केनो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। आप देख सकते हो सीडीएस के अंदर कई बार पूछा गया, सीएपीएफ के अंदर भी इनफैक्ट पूछा गया है। इस पर हमने डेडिकेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाए थे ज्योग्राफी पे, वो भी इस पर भी हमने वोल्केनो में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए थे, जिसमें स्ट्रेटोवोल्केनो भी एक था। तो बेटर है कि आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी जो स्ट्रेटोवोल्केनो है इसका जो सोर्स है आपको क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 27 में अगर आप आओगे तो कंपोजिट वोल्केनो को ही स्ट्रेटोवोल्केनो कहा जाता है। उसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देखने को मिलती है। इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो जीसी लियोंग जो बुक है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। ये दोनों ही स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाय विच पॉट होल्स आर क्रिएटेड इन बेडरॉक बाय द फ्लोइंग स्ट्रीम। कि भैया पॉट होल कैसे क्रिएट होते हैं बेडरॉक के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर से पूछ रखा है, क्लास 11 की वही एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पेज नंबर 56 पे अगर आप आओगे तो ये पॉट होल्स वाली जो हेडिंग है इसके अंदर अच्छे से बता रखा है। और दी रॉकी बेड ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पॉट होल्स फॉर्म बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। तो भैया एब्रेशन जो होता है इसकी वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें जो पॉट होल हो गया, लेवी हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, इन पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं यूपीएससी के। आप देख सकते हो सीएपीएफ के अंदर पूछा है, इंडिया के अंदर पूछा है, और भी सीडीएस वगैरह के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जब अगली प्रिपरेशन करें तो ये सारी चीज़ों को एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करें। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन इसने पूछ लिया भैया ट्रेंच से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंचेस आर नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। कि भैया पैसिफिक जो ओशन है उसके अंदर कौन सी ट्रेंच नहीं लोकेटेड है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा 2 और 4 है। जो केमन ट्रेंच है, केमन आपको पता होगा केमन आइलैंड होता है इस साइड नॉर्थ अमेरिका साइड। तो एक तो केमन क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साइड आ रहा है तो बेसिकली इसका पैसिफिक ओशन से कोई लेना देना है नहीं। और जो हमारा साउथ सैंडविच ट्रेंच है ये भी हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप छोड़ भी सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो सोर्स है ना तो हमें एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिला है, उसका जीसी लियोंग के भी अंदर अगर बात करूं तो जीसी लियोंग के जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंचेस के बारे में डिस्कशन हुआ है। बट ये जो ट्रेंचेस हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा कम डिस्कशन हुआ है। जैसे आप देख सकते हो मरियाना ट्रेंच के बारे में इसने बताया है, उसके बाद टोंगा ट्रेंच के बारे में बताया, जापानीज ट्रेंच के बारे में बताया, बट जैसे काइमाइन है, बोनिन है, इन सब के बारे में नहीं बताया। ठीक है, बाकी मैंने स्क्रीनशॉट आपको लगा रखा है, और बेटर है आप जो नेक्स्ट प्रिपरेशन करो तो ये सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें आप अच्छे से कवर करो। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नीप टाइड। नीप टाइड के संदर्भ में बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखें पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड। दोस्तों पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने देखो क्या बोला है, नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड, यानी कि 2 नीप टाइड के बीच का जो अंतरकाल है वो 7 दिन होता है। ये गलत है दोस्तों, 2 नीप टाइड के बीच का जो अंतरकाल है वो 7 नहीं जबकि 14 दिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के अंदर आओ, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की पेज नंबर 118 पे अगर आप आओ तो यहाँ पे नीप टाइड के बारे में एक्सटेंसिवली डिस्कशन कर रखा है। इसमें देखो इसने क्या बोला है, नॉर्मली देयर इज अ 7 डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। ठीक है, तो 7 डे इंटरवल हमारा कब होता है, स्प्रिंग टाइड के बीच में और नीप टाइड के बीच में। ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड आता है, फिर नीप टाइड आता है, फिर स्प्रिंग टाइड आता है, फिर नीप टाइड आता है। ठीक है, तो
इसने जैसे बोला कि टू कंसिक्यूटिव नीप टाइड के बीच में, तो 14 दिन का जो इंतरकाल हो जाएगा, ना कि 7 दिन का, इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या बोला इसने, एट दिस टाइम सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो सन है और जो मून है ये हमारा बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, और यही चीज़ है यहाँ पे भी बता रखी है। नॉर्मली देर इज अ 7-day इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट राइट एंगल एट ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, द मून्स अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटर एक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। कि भैया जो मून का अट्रैक्शन है ये थोड़ा कम हो जाता है, डिमिनिश मतलब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो सन का जो अट्रैक्शन है वो काउंटर एक्ट करता है, उसकी वजह से जो मून का जो फोर्स है वो कम हो जाता है। ये चीज़ ने यहाँ पे बता रखी है, राइट एंगल टू ईच अदर एंड द फोर्सेज ऑफ द सन एंड मून टेंड टू काउंटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है थर्ड, ये भी हमारी सही हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ईजी था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू नेशनल वाटरवेज इन इंडिया एंड द एसोसिएटेड रिवर। कि भैया यहाँ पे नेशनल वाटरवेज है और यहाँ पे रिवर है, बता दो कौन सी सही है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों डिफिकल्ट था, क्योंकि डिफिकल्ट इस वजह से था क्योंकि अगर इसका सोर्स की बात करूँ तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें पेज नंबर 120 पे आप जाओगे तो वाटरवे के बारे में अच्छा खासा जिक्र कर रखा है। बट यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1 के बारे में जिक्र कर रखा है, 2 के बारे में और 3 के बारे में। ये जो 10 है और 100 है इसके बारे में जिक्र नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी पढ़ के तो सॉल्व नहीं कर सकते थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाए थे तो शायद प्रोबेबिलिटी है कि ये सॉल्व हो सकता था, वरना ये क्वेश्चन आप या तो तुक्के से अटेंड कर सकते थे या फिर छोड़ भी सकते थे। तो देखो, अगर नेशनल वाटरवे 1 की बात करूँ तो ये गंगा पे ही होता है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देख सकते हो इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच जो होता है, इलाहाबाद में जो हमारी कौन सी नदी बहती है, गंगा बहती है, जो कि हरिद्वार तक पूरा स्ट्रेच होता है। अच्छा, यही चीज़ हमारी जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर भी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हो नेशनल वाटरवे 1 जो है ये हमारा गंगा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट में सही हो जाएगी। जो नेशनल वाटरवे 10 है ये हमारा, ये अम्बा रिवर पे बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने इंटरनेट से उठाया ऑफकोर्स। और जो नेशनल वाटरवे 100 है ये हमारा टापी रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप मतलब लीव भी कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जीआईएस से आ गया है हमारा, कि बेसिकली जीआईएस क्या होता है। अब ये दोस्तों जीआईएस का भी सोर्स हमें कहीं मिला नहीं है। बाकी ये जो जीआईएस है ये मई में थोड़ा बहुत न्यूज़ में था, तो शायद करंट अफेयर के अंदर था, तो इस वजह से आ गया हो, तो मेरे को पता नहीं। बाकी इसके कंपोनेंट पूछे थे और बाकी आप लीव भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। जो चारों ही चीज़ें हैं ये चारों इसके कंपोनेंट है, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पीपल। ठीक है, बाकी इसके 5 कंपोनेंट है, मेथड बेस का एक कंपोनेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों भारतमाला परियोजना। ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? क्योंकि जो भारतमाला परियोजना है, सागरमाला हो गया, भारतमाला हो गया, ये सारी जितने भी हमारी परियोजना है ये हमारी प्रॉपर यूपीएससी के अंदर पेट टॉपिक रहा है। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछता ही रहा है यूपीएससी। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ जो है एक तरह से आप स्टैटिक जीके में ही मान के इसको प्रिपेयर तो करना ही चाहिए था आपको। ठीक है, जैसे देख सकते हो एनडीए के अंदर भी पूछा है इसने कि भैया भारतमाला जो परियोजना है किससे रिलेटेड है, तो ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड था। ऐसी एनडीए 2018 के अंदर अगेन पूछा इसने कि भैया भारतमाला जो प्रोजेक्ट है किससे रिलेटेड था, रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने ऑप्शंस दे रखे हैं ये चारों ही ऑप्शंस हमारे सही हैं दोस्तों। भारत माला जो परियोजना है इसका क्या क्या एम्स हैं? रोड कनेक्टिविटी एक तो फैलाई है बॉर्डर एरियाज़ पे। ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं हमारे वहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छे से फैलाए। उसके बाद क्या करें कि डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड, की भैया जो तट पे जो रोड्स हैं, कोस्टल रोड्स जो हैं समुद्री तट पे, उनको भी अच्छे से डेवलपमेंट करें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कोस्टल रोड्स जो है वो भी एक वन ऑफ द एम्स है। उसके बाद कनेक्टिविटी ऑफ फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स और इंटीग्रेशन विद सागरमाला, ये चारों ही चीज़ें इसकी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, द सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट ट्राई करने के लिए कि भैया हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहाँ की स्टेट्स के बारे में भी पढ़ा है आपने, बट इसने ये पूछा कि भैया हिरोशिमा और नागासाकी कौन से आइलैंड पे बेस्ड हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। होन्शु और क्योशु जो है ये है हमारा जो आइलैंड है। यहाँ पे देख सकते हो होन्शु जहाँ पे हिरोशिमा लोकेटेड है, और जो हमारा क्योशु है जहाँ पे हमारा नागासाकी लोकेटेड है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन जिसको पता होता वो भी यहाँ पे गलत कर सकता था, क्योंकि ये जो है ना ये दोनों ऑप्शन एक तरह से सेम है। यहाँ पे देख सकते हो क्योशु और होन्शु लिखा है, यहाँ पे पहले होन्शु लिखा है, यहाँ पे क्योशु लिखा है, बट क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले पूछा है वो पहले बताएं, यानी कि हिरोशिमा पहले पूछा है और नागासाकी बाद में पूछा है। तो हिरोशिमा किस में आता है, होन्शु में आता है, नागासाकी किस में आता है, क्योशु में आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बिल्कुल ही प्रिकेरियस होकर आपको बिल्कुल विजिलेंट होकर आपको आंसर करना होता है। ठीक है,
खैर ये जो स्क्रीनशॉट मैंने दोस्तों लगाए हैं यहाँ पे, ये दिखाने के लिए लगाए कि जो जापान है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो जापान पे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। जैसे यहाँ पे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, कि भैया जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। CAPF 2019 के अंदर पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, होन्शु है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द आइलैंड होन्शु इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, तो जापान के अंदर लोकेटेड है। CDS 2008 के अंदर पूछा है, ठीक है। ऐसी SSC के अंदर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा है कि अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड इज़ नोन एज व्हाट, तो आर्कीपेलागो, ये जो टर्म है बहुत कम लोगों को पता होगी। मेरे को लगा कि ये टर्म जो है डाल देनी चाहिए ताकि आपको फर्दर आगे वाली प्रिपरेशन के अंदर हेल्प मिले। तो भैया आर्कीपेलागो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, आर्कीपेलागो refers to a group of interconnected island. It is typically formed by volcanic or tectonic activity in the ocean, ठीक है। These islands can be close together or spread out over a large area। जैसे जापान हो गया एक तरह से, ये आर्कीपेलागो है, ठीक है। फिलीपींस हो गया, ये हमारा आर्कीपेलागो है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आर्कीपेलागो होगी, इंटरकनेक्टेड आइलैंड होंगे, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं इंटरकनेक्टेड होंगे और टिपिकली फॉर्म बाय वॉल्केनिक या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये टर्म मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पता होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाली है। खैर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर C है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इजी क्वेश्चन, द सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट। तो भैया सीजनल वेरिएशन जो होती हैं सोलर एनर्जी की वो क्यों होती हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो अर्थ हमारा जो इंक्लाइंड है अपने एक्सिस पे उसकी वजह से होती है। द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, दिस इज द रीजन वाई सीजनल वेरिएशन हैपन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मेरे को लग रहा है सबने ही सही किया होगा। बाकी इसका सोर्स जो आपको NCERT के अंदर मिल जाएगा, सोलर रेडिएशन वाले चैप्टर पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। बाकी 6th 7th की जो NCERT है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों द रामसर कन्वेंशन। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा इसने कि द रामसर कन्वेंशन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन फॉर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, फिश, वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड या आर्ट एंड कल्चर। भैया बहुत सिंपल, वेटलैंड, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। रामसर कन्वेंशन हम लोग इतना करंट अफेयर में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछता है, तो ये वाले क्वेश्चन तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि आप गलत करो, ठीक है। तो रामसर यहाँ पे देख भी सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, इसकी टैगलाइन ही यही है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आपको करके आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी इसके ये जो प्रीवियस क्वेश्चन से आप देख सकते हो, CDS 2022 के अंदर पूछा है कि रामसर कन्वेंशन भैया किसके लिए होता है, तो वेटलैंड प्रिवेंशन के लिए होता है। अगेन CAPF 2016 के अंदर पूछा है क्या कि रामसर कन्वेंशन भैया जो होता है जिसका इंडिया जो सिग्नेटरी है ये किसके लिए होता है, ये वेटलैंड के लिए होता है। CAPF के अंदर भी पूछ रखा है। सिविल सर्विस 2010 के अंदर पूछ रखा है रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड। उसका 2019 जो है सिविल सर्विस उसके अंदर भी पूछ रखा है। तो बहुत ज़्यादा पूछा है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि आप करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों एक ईजी क्वेश्चन है। इसने देखो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ईजी क्वेश्चन, अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे। इनमें से भैया बता दो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो भैया मीथेन सबसे बड़ी बात ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, फ्लोरिनेटेड गैस भी है ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस दोस्तों नहीं होती है। उसने यही पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी इसका सोर्स आपको मिल जाएगा बायो, अगर आपने पढ़ी हो NCERT से तो बायो की NCERT के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। और बाकी जो ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है क्लास 11th की NCERT उसके अंदर भी दे रखा है। पेज नंबर 104 पे अगर आप आओगे तो ग्रीन हाउस गैस वाला जो हेडिंग है इसके अंदर देखो बता रखा है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती है नहीं है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होती है, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज करती है हमारी ओजोन लेयर को, ये भी ग्रीन हाउस है। मीथेन जो हमारी है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ऐसी नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी नहीं थी। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी डुएबल क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमारा NCERT से था। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC से क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों इसने इस बार, तो ये भी मैंने लगाना ज़रूरी समझा। मेरे को लगा कि ये ज्योग्राफी का ही एक तरह से पार्ट है, तो इसको अलग क्यों रखा जाए ज्योग्राफी से, भले ही ये हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर नहीं मिलता है तो क्या हो गया, बट ये करंट अफेयर और एक तरह से स्टैटिक ज्योग्राफी का तो पार्ट है ही, तो इसलिए बेटर है कि आप लगा रहे। तो इसमें पूछा है कि भैया क्या है IPCC क्या है बेसिकली, तो इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसिंग दिस साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये तो मेरे को लग रहा है हर बंदे ने ये टिक कर दिया होगा कि बिल्कुल IPCC इतना सुना है करंट अफेयर में। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी सही है एक तरह से। कन्फ्यूजन बच्चों को सेकंड में आई होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों हमारी करेक्ट है। इट वॉज सेटअप इन ईयर 1988 बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। यहाँ पे देख सकते हो, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1988, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी मैं क्वेश्चन कहूँगा कि भैया इजी क्वेश्चन है ये, और ये आपको आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? भले ही आपके टेक्स्ट बुक वगैरह में ना हो, ये बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये करंट अफेयर में इतनी बार पूछ लिया गया कि मैं इसको स्टैटिक पोर्शन के अंदर मारता हूँ ज्योग्राफी के, क्योंकि ये जो हमारा 2030 का टारगेट है, 2070 का टारगेट है, ठीक है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये सब जो है इतनी बार पूछ लिया यूपीएससी के अंदर ने, हर एग्जामिनेशन के अंदर, कि आपको पता ही होना चाहिए तो, ठीक है। तो इसने यही पूछा है कि इंडियाज़ की क्लाइमेट टारगेट इंक्लूड व्हाट, तो रिडक्शन ऑफ 33 to 35% इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे बता भी रखा है, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हमारा 2030 का टारगेट है। उसका इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 500 गीगावाट्स की, ये भी हमारा टारगेट है। अचीविंग नेट जीरो एमिशन, इतना न्यूज़ में रहता है ये, बाय 2070, ये भी हमारा टारगेट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तीनों ही हमारा टारगेट है। यहाँ पे देख सकते हो 2030 500 गीगावाट्स की जो एनर्जी लेनी है, कैपेसिटी बनानी है अपने आप को, और उसके बाद हमारा क्या है कि कार्बन एमिशन में कम करनी है, और 2070 में हमारा नेट जीरो करना है, ठीक है। तो ये हमारी जो प्लेजेस हैं हमने एनवायरमेंट से रिलेटेड ले रखी थी, तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन था, आपको कर लेना चाहिए था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी का एनालिसिस खत्म होता है। और अगर ये एनालिसिस हम ब्रेक डाउन करें तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, जो हमारे 16 क्वेश्चंस पूछे, इसको हम 3 भाग में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखो 8 से 10 क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर से पूछे गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर से पूछे गए हैं, जिसमें डायरेक्टली अगर आप देखो तो 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हैं, जो कि डूएबल थे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, वो स्टैटिक वाले पार्ट से पूछे गए हैं, सीधी सीधी, जो मैं आपको, जैसे आईपीसीसी हो गया हमारा, ठीक है, आईपीसीसी हो गया, और जो हमारा ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इसने पूछ लिए हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी स्टैटिक से पूछी हैं। और कुछ जो है इसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड से रिलेटेड पूछ लिया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने पूछा था वही यहाँ पे इसने आगे पूछ लिया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगर आप बात करें तो 8 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजिली डूएबल थे। इनफैक्ट जो स्टैटिक पोर्शन भी था, इसमें से भी आप मतलब मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो ज्योग्राफी में मेरे हिसाब से आप आराम से 13 से 14 क्वेश्चन आप कर सकते थे। अगर इतने ना भी कर पाओ तो बेयर मिनिमम आप 10 से 12 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही सकते थे ज्योग्राफी के अंदर, इतना तो है, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे नोट्स वगैरह जो होते हैं और जितने भी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उन सबकी PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमने हिस्ट्री के लिए भी कर रखे हैं, साइंस के लिए भी कर रखे हैं, ज्योग्राफी के लिए भी कर रखे हैं, मतलब चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे आप प्रॉपर वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ही के लिए बनाइए मेहनत करके। तो मिलते हैं आपको दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।